हाँ जी, नमस्कार सभी को। तो आपको जैसा थंबनेल देख के पता चला होगा भी किस लिए क्लास है ये, और कल भी ये क्लास हो चुकी है। आगे भी कंटिन्यू जो ज्योग्राफी के पुराने एक पर्सन है वो सारे के सारे इसके अंदर मिलेंगे आपको। तो क्लास को जो भी चैनल के ऊपर सबसे पहले नया जुड़ा है वो चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो बटन को सब्सक्राइब कर दो। हकीकत कहूँ तो सिकवा लगता है, सॉरी, हकीकत कहूँ तो ख्वाब लगता है, शिकवा करो तो मजाक लगता है, कितनी शिद्दत से याद किया उन्हें, एक वो, उन्हें सब कुछ ये मजाक लगता है। ठीक है, तो जुड़े रहिए क्लास के अंदर। जिसने लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और सभी ग्रुप में वीडियो को बहुत अच्छे से शेयर भी कर देना। कंटिन्यू बस अपनी क्लास से आते रहेगी, इसी प्रकार पढ़ते रहेंगे मजे से। तो कल भी अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए थे, तो आज भी अपने इसी प्रकार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तो बस आप जुड़े रहना और क्लास को बस लेते रहना, किसी प्रकार की कोई भी टेंशन आपको नहीं लेनी। पूरे के पूरे आंसर क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से यहाँ से मिलने वाले हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सीधा आपको बता दूं एक चीज, तो आप बोलोगे क्या, तो ये देखो, इसकी बात करता हूं। हिमाचल प्रदेश कंडक्टर की न्यू वैकेंसी आ चुकी है। हिमाचल प्रदेश कंडक्टर की न्यू वैकेंसी है, 360 पोस्ट है इसके ऊपर, 360 पोस्ट है। देखो पूरा का पूरा जो हिमाचल प्रदेश कंडक्टर का है वो कोर्स अवेलेबल है। रिकॉर्ड कोर्स भी है, इसके साथ में ऑफलाइन बेंच भी है, स्टडी मटेरियल भी है, सब कुछ अवेलेबल है। सब कुछ अगर आप परचेज करना चाहते हो तो टेस्ट माफिया ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, तो प्ले स्टोर से, फ्री ऐप स्टोर से, कहीं से भी टेस्ट माफिया को डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे आपको हिमाचल प्रदेश का पूरा मैटर मिल जाएगा। चलते हैं प्रश्नों की तरफ मूव करते हैं अपने। हाँ जी, कल पुराने एक्शन क्वेश्चन कर रहे थे, मैंने कहा था मैं पुराने एग्जाम के क्वेश्चन आपको सारे आए हुए करवाऊंगा। तो उसी कड़ी के अंदर पार्ट 2 को लेके आया हूँ मैं, उसी कड़ी के अंदर पार्ट 2 को लेके आया हूँ और पार्ट 2 के अंदर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आज का जो क्वेश्चन रहेगा अपना ये रहा, क्वेश्चन नंबर 1 अपना ये रहा। 21 नंबर कल 20 किए थे ना, अगर याद हो कल मेरे साथ जुड़े थे तो 20 क्वेश्चन आपने कल कर चुके थे। मेरे साथ जुड़े हो तो पता हो, नहीं जुड़े तो क्या पता। गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों का क्या कहा जाता है? गंगा में जो मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहलाता है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, जिसे सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है। कौन सा डेल्टा? सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन का डेल्टा जिसे कहा जाता है। मैंग्रोव वन को क्या कहा जाता है? तो मानसून वन, सुंदरवन, सदाबहार वन या फिर गुलम वनस्पति, तो उसे सुंदरवन के नाम से, क्योंकि मैंग्रोव वनों की प्रधानता है, वहां पे मैंग्रोव वनों की प्रधानता देखने को मिलती है, इसलिए इसे सुंदरवन का डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। बहुत अच्छा, बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था सुंदरवन के डेल्टा में कौन से वनों की प्रधानता पाई जाती है, तो वहां पे सुंदर वनों की प्रधानता पाई जाती है। बहुत अच्छे से आपको इस बात का पता होना चाहिए। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है ये, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। कौन सा डेल्टा? आपसे पूछे कौन सा? सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, जो कि कौन सी नदी के द्वारा तैयार किया जाता है? गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा तैयार किया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा। बहुत अच्छे से आपको इस बात का पता होना ही चाहिए। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आया हुआ एग्जाम में पर्सन अगर मैं कहूँ तो कौन से एग्जाम के अंदर, 2 RS का PCS का एग्जाम होता है, वहां पे आया हुआ क्वेश्चन था ये। काफी बार एग्जाम में पूछ ले जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। आपको भी ऐसे क्वेश्चनों के बारे में बहुत बारीकी से, बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि आप भी किसी अच्छे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 22 नंबर। हाँ जी, ये रहा आपका क्वेश्चन। नया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा कंसेप्ट के साथ में सुनना, क्वेश्चन देखना। भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? हाउ मेनी डिड द, कौन सी मिट्टी तो सर्वाधिक, अंग्रेजी तो टूटी फूटी है, लेकिन जैसे भी है ठीक है। भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? 4 मिट्टियों के ऑप्शन है आपके सामने। लेटेराइट मृदा,
काली मिट्टी या फिर जलोढ़ मिट्टी एंड कौन सी पंक मिट्टी। भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? चारों पर आपके सामने है। जो जलोढ़ मिट्टी है जो कि गंगा के मैदान के द्वारा तैयार की जाती है, किसके द्वारा? गंगा के मैदान के द्वारा। गंगा को जो मैदान बनता है, गंगा का जो मैदान बनता है, यानी कि नदियों के बहाव के द्वारा जो मिट्टी बनती है, नदियों के बहाव के द्वारा जो मिट्टी बनती है उसे जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। नदियों के बहाव के द्वारा जो मिट्टी बनती है, नदियों के बहाव के द्वारा जो मिट्टी बनती है उसे कौन सी मिट्टी कहा जाता है? उसे जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। यही जलोढ़ मिट्टी की बात करता हूँ गंगा के अंदर बनती है, जैसे ब्रह्मपुत्र की बात करता हूँ, लेकिन सिंधु में बहुत कम देखने को मिलती है, क्योंकि सिंधु जो बहती है वो पथरीला इलाका है। सिंधु चीन से आती है, पथरीला इलाका वहां से आती है, बहुत कम देखने को मिलती है। तो सर्वाधिक बात करें भी भारत में कौन सी मिट्टी है, क्योंकि गंगा नदी का क्षेत्र पड़ता है, ब्रह्मपुत्र नदी का क्षेत्र है, भारत में अनेक नदियां बहती है और नदियों के कारण वहां से कौन सी मिट्टी आती है? तो जलोढ़ मिट्टी आती है। तो भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जिसे सबसे उपजाऊ मिट्टी कहा जाता है। और काली मिट्टी को तो स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी को तो स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है, रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। और काली मिट्टी में सर्वाधिक कौन सी फसल होती है? कपास की फसल होती है। जब मैंने आपको थ्योरी टाइप में पूरे एप्लीकेशन के अंदर पढ़ाया था तो बहुत अच्छे से मैंने कपास मिट्टी के बारे में बताया था, उसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, किस लिए प्रधानता होती है, कहाँ पे सर्वाधिक इसका क्षेत्रफल पड़ता है, कौन से जिले में, सब कुछ आपको मैंने बहुत बारीकी से बताया था। वहां से बहुत अच्छे से आपको ये पता होना ही चाहिए, ठीक है। ये वो क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था ये। और आपको पता भी होगा, जैसे भी अपने प्रीवियस ईयर के जो प्रीवियस एग्जाम में जो प्रश्न आ चुके हैं ज्योग्राफी को सारे के सारे कवर करेंगे। तो अपने जिस सीरीज के अंदर बात करते हैं उसी सीरीज के अंदर चलते जाएंगे। 23 नंबर क्वेश्चन, कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? चार ऑप्शन आपके सामने, कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? चार ऑप्शन आपके सामने, बहुत अच्छे से देखना। कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? कौन सी मिट्टी कपास उगाने के लिए उपयुक्त होती है? बहुत ऑप्शन आपके सामने है। कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है? आपको मैंने अभी बताया कपास के लिए काली मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। अब आप बोलोगे सर क्यों काली मिट्टी ही क्यों उपयुक्त मानी जाती है? देखो, कपास को पाला जाता है, तो कपास की बात करते हैं। कपास को जब पाला जाता है तो कपास की फसल को नहीं पाला जाता है, एक प्रकार के पेड़ों को पाला जाता है। कपास की लकड़ियां आपने देखी होगी, एक प्रकार से पेड़ों को पाला जाता है। किसको पाला जाता है? एक प्रकार से पेड़ों को पाला जाता है। और पेड़ों के अंदर पानी ज्यादा चाहिए। काली मिट्टी के जो कण होते हैं बहुत बारीक होते हैं, तो इसके अंदर पानी नीचे नहीं जा पाता, पानी इसके अंदर स्वतः आर्द्रता बनी रहती है। और इसी आर्द्रता के कारण काली मिट्टी के अंदर कपास की फसल सर्वाधिक मानी जाती है। और काली मिट्टी दक्कन के पठार के अंदर पाई जाती है। बहुत अच्छे से ये पता भी आपको होना चाहिए। ये सी नंबर ऑप्शन इसका, बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया। अगर आप बोलो सर हमारे तत्व भी बता दो, इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो सुन लेना। निकल, फेरस, सिलिकॉन या सिलिका, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इतने सारे तत्व इसके अंदर काली मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, ये बात भी आपको पता होना चाहिए बहुत अच्छे से। सी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हाँ, 24 नंबर प्रश्न बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में आया वो क्वेश्चन है। आपको मैंने शुरू में कहा था ये वो सभी के सभी क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं। वो सभी के सभी वो क्वेश्चन है आपके। लेटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है। एकमात्र ऐसा स्थान पड़ता है जो भारत के अंदर बात करूं जहां पे लेटेराइट मृदा पाई जाती है, वो एक ही स्थान है जहां पे लेटेराइट मृदा है। इसके अलावा कहीं पे लेटेराइट मृदा नहीं है। वो एक ही स्थान है जहां पे लेटेराइट मृदा है, इसके अलावा कहीं भी लेटेराइट मृदा नहीं पाई जाती। आपको चार में से एक ऑप्शन को चूज करना ही होगा। भी वो कौन सा है जिसके अंदर लेटेराइट मृदा पाई जाती है? चार ऑप्शन आपके सामने, एग्जाम में बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया। वो अलग बात है, मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा। आप बोलो सर यहाँ पे लिख तो देते, ये इस एग्जाम में पूछा गया। अरे क्या हो जाता है उसी लिखने से। जब मैं कह रहा हूँ भी सारे वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं, तो आपको पता होना चाहिए भी सारे एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। लेटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है, तो जो मालाबार तटीय क्षेत्र पड़ता है, यानी कि मालाबार जब भी दिमाग में है तो जिसने मेरे से थ्योरी से पढ़ रखा है, एप्लीकेशन के अंदर ज्योग्राफी पढ़ रखा है, उसको बहुत अच्छे से पता होगा। जब भौतिक प्रदेश के अंदर तटीय प्रदेश पढ़ा जाता है, तटीय प्रदेश के अंदर जो केरल का तट लगता है, जो मसालों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, कोचीन बंदरगाह जिसे अरब सागर की रानी कहा जाता है, उसके बारे में बहुत बारीकी से पढ़ते हैं अपने वहां पे। और वहां पे क्या पढ़ते हैं, इसके बगल के प्रदेश को क्या कहा जाता है, मालाबार तट कहा जाता है, यानी कि जो केरल का इलाका पड़ता है
इसी केरल कर्नाटक के इलाके के अंदर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लेटेराइट मृदा पाई जाती है। इसके अलावा भारत में कहीं भी लेटेराइट मृदा नहीं पाई जाती। इस बात का भी आपको बहुत बारीकी से पता होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, ये रहा क्वेश्चन। ये भी एग्जाम में सिंपल लग रहा होगा, लेकिन पूछा गया क्वेश्चन था तो अपने को पता तो होना चाहिए। कभी कभार एग्जाम में बहुत सिंपल से प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं और कभी कभार बहुत हार्ड प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। लेकिन हार्ड होते हैं वो हमारे लिए हार्ड नहीं होते, वो सभी के लिए ही हार्ड होते हैं। वो हमारे लिए हार्ड नहीं होते, वो सभी के लिए ही हार्ड होते हैं। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन क्या पूछ रहा? खरीफ की फसल काटी जाती है, खरीफ की फसल काटी जाती है। काटी जाती है कौन सी फसल? खरीफ की फसल। अपने को बता नहीं रहा, अपने से पूछ रहा है कौन से महीने में काटी जाती है। खरीफ की फसल काटी जाती है। देखो फसलें तीन प्रकार की, एक तो रबी की फसल होती है, रबी की फसल, एक खरीफ की फसल होती है, एक जायद की फसल होती है। जायद की फसल तो जो सलाद वगैरह की फसल होती है, ककड़ी, खरबूजा, तरबूजा, उस फसल को कौन सी जायद की फसल? जैसे अब की बात करता हूँ, जो अब टाइम चल रहा है वो कौन सा? जायद की फसलों का टाइम है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ खरीफ की फसल, तो शीतकालीन जो फसलें होती है, शीत ऋतु के अंदर होती है जो फसलें, उसे कौन सी? खरीफ की फसल। और जो ग्रीष्म ऋतु की होती है, जैसे गेहूं की, जौ की बात करता हूँ, ये सारी कौन सी? रबी की फसलें है। तो पूछ रहा खरीफ की फसल काटी जाती है। खरीफ की फसल काटी जाती है मार्च में, दिसंबर में, नवंबर के प्रारंभ में, या फिर जून के प्रारंभ के अंदर। तो मार्च के अंदर बिल्कुल नहीं होगा, जून के प्रारंभ में बिल्कुल नहीं होगा, इस समय तो ये बोई जाती है। मार्च में तो रबी की फसलें काटी जाती है। आपके पास ऑप्शन बचा दिसंबर के अंदर या फिर नवंबर के प्रारंभ के अंदर। तो मैं बात करूं तो दिसंबर के अंदर कौन सी फसलें काटी जाती है? तो खरीफ की फसलें काट ली जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। लंबे रेसे फसलें कौन सी होती है? लंबे रेसे फसलें कौन सी होती है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया, लंबे रेसे फसलें कौन सी होती है? जूट, गन्ना, अलसी, कपास, मक्का, तंबाकू। कपास, सन या फिर जूट, सन, कपास या फिर मक्का। मक्का नहीं होता, ऑप्शन कट गया। तंबाकू नहीं होता, ये यहाँ से कट गया। मक्का नहीं होता, यहाँ से कट गया। अच्छा, गन्ना नहीं होता, यहाँ से कटा। तो बचा तो एक ही ऑप्शन ना, कपास, जूट और सन, एक ही ऑप्शन बचा। थोड़ा सा अगर लॉजिक लगाए, थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस का यूज करे तो अपना प्रश्न सही हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे मक्का आया, मक्का कभी नहीं रेसे वाली होता। यहाँ मक्का आया, ये भी कटा। यहाँ पे गन्ना आया, ये भी कटा। तो बचा तो एक ही ऑप्शन। फिर क्या देखना अपने को? सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आगे चलते। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के करो तो प्रश्न हो जाते हैं। अच्छा, 27 नंबर क्वेश्चन, ये सिंपल सा प्रश्न था, बस इतने को, इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है। इसको सिर्फ एक बार पढ़ लेना और याद रखना। दालचीनी पेड़ के किस भाग में एकत्र की जाती है? दालचीनी पेड़ के किस भाग में एकत्र की जाती है, इकट्ठी की जाती है? तो छाल के अंदर। बस सिंपल सा याद रखना, कोई खास नहीं है। डी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल होगा। आगे चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपका 28 नंबर प्रश्न, बार बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। बस फर्क इतना ही होता है, हर बार इसकी जो लैंग्वेज है उसको चेंज कर दिया जाता है। प्रश्न पूछने का ट्रेंड बदल जाता है। यहाँ पे जो क्या पूछ रहा है वो कभी कभार ऑप्शन में मिल जाता है, कभी ऑप्शन की बात प्रश्न में मिल जाती है। मतलब एक ही होता है, मसाला कहीं से उसने लेके ही आना है। यानी कि मसालों का बगीचा उपनाम से प्रसिद्ध राज्य है। मसालों का बगीचा उपनाम से प्रसिद्ध राज्य, कैसे ही करके उसने मसाला देना ही है। चाहे ऊपर मसाला दे चाहे नीचे मसाला दे, कैसे ही करके मसाला उसने देना ही है। अपने को पता होना चाहिए दोनों साइड से। तो थोड़ा सा 2 मिनट में समझना, थ्योरी टाइप में बता दूंगा आपको मैं। थ्योरी टाइप में पूरा बता देता हूं मैं। ये मान के चलना केरल है। केरल का जो तट पड़ता है उसे मालाबार का तट कहा जाता है। केरल के तट को मालाबार का तट कहा जाता है। यहाँ पे एक बंदरगाह पड़ता है, उस बंदरगाह को तो कोची बंदरगाह कहा जाता है। उस बंदरगाह तो को कौन सा बंदरगाह? कोची बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। इसी कोची बंदरगाह को मसालों का बंदरगाह कहा जाता है। मसालों का बंदरगाह कहा जाता है। इसी कोची बंदरगाह को तो अरब सागर की रानी कहा जाता है। अरब सागर की रानी कहा जाता है। और बात करूं तो मैं मसालों का बगीचा के उपनाम से प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो कोचीन बंदरगाह कहाँ पे पड़ता है? केरल में पड़ता है। तो केरल राज्य ही किसका होगा? मसालों का बगीचा के नाम से जाना जाएगा। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट होगा। किसी प्रकार की कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लेते आप यहाँ से और इसको थोड़ा सा जोड़ तोड़ के कर देते तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता। किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत आपको नहीं आता। ठीक है, आगे चले। हाँ,
किस राज्य को भारतवर्ष का किस राज्य को भारतवर्ष का चीनी का कटोरा कहा जाता है? सिंपल सी बात है, जहां पे गन्ना ज्यादा वहीं पे चीनी ज्यादा। इसमें क्या लॉजिक लगाना, जहां पे गन्ना ज्यादा वहां पे चीनी ज्यादा। और पूछ रहा कौन से राज्य को चीनी का कटोरा के नाम से जाना जाता है? जहां पे गन्ना ज्यादा, जिस राज्य में गन्ना ज्यादा होगा उसी राज्य के अंदर चीनी ज्यादा होगी। तो सबसे पहले तो पता कर ले गन्ना कहां पे ज्यादा। तो गन्ना कहां पे सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन होता है, तो इसी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक इसका चीनी उत्पादन होगा। तो चीनी का कटोरा के नाम से कौन से राज्य को कहा माना जाता है? उत्तर प्रदेश को जाना जाता है। किस राज्य को? उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा के नाम से जाना जाता है। इसका 1 नंबर ऑप्शन अपना बिल्कुल करेक्ट होगा, किसी को भी किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। जो भी वीडियो देख रहा है ना, वीडियो को लाइक जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना जिसने नहीं किया, और सभी ग्रुप में वीडियो को शेयर कर देना। देखो ये वो पर्सन है जो आपको पढ़ने का एक तरीका बताएगा भी। हाँ, ऐसे पर्सन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और ऐसे पर्सन पूछे जाने की आगे संभावना हो सकती है। देखो इतने ज़्यादा हार्ड भी पर्सन नहीं है, इतने सिंपल भी नहीं है। आप कैसे पर्सन पूछे जा रहे हैं इसकी लैंग्वेज आपको समझ आ जाती है कि कैसे पर्सन पीछे से एग्जाम होता है, वो कैसे पर्सन पूछता है, प्रत्येक राज्य का जो बोर्ड होता है वो कैसे पर्सन पूछता है। आपको थोड़ा सा लैंग्वेज पता चल जाती है और उसके बाद में तैयारी करने का मज़ा ही अलग आता है। और आपको मैंने बता ही दिया कि कंडक्टर के बारे में आपको अगर कुछ भी जानना है या फिर कंडक्टर का कोर्स परचेज करना है तो आपको मैंने पहले ही बताया था कहाँ से परचेज कर सकते हो। ये रहा कंडक्टर का पूरा कोर्स, 360 पोस्ट है टोटल। हिमाचल प्रदेश के अंदर बहुत अच्छी वैकेंसी आई हुई है। आपको पार्ट ए भी मिल जाएगा और पार्ट बी भी, दोनों के दोनों आपको मिल जाएगा। किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है, दोनों के दोनों पार्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, आप यहाँ से गूगल प्ले स्टोर पे जाके टेस्ट माफिया को डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ से इसको परचेज भी कर सकते हो। और किसी प्रकार की और भी कोई दिक्कत आती है, आपको परचेज करने में दिक्कत आती है या फिर आपको स्टडी मटेरियल मंगवाना हो तो 7597500075 के ऊपर आप अपना ऑर्डर बुक करवा सकते हो। और किसी प्रकार की कोई भी जिज्ञासा हो तो इसके ऊपर आप टेक्निकल टीम से बात कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। जो कोर्स है वो बहुत कम शुल्क के अंदर है। पार्ट ए भी अलग से मिल जाएगा, पार्ट बी भी मिल जाएगा। उसके अंदर जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ वो सारे के सारे फैक्ट आपको कॉन्सेप्ट के साथ में पूरे के पूरे मेरा समझाया हुआ है। वहाँ से आप पढ़ भी सकते हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हो। ठीक है, ये तो क्वेश्चन हो गया ना। किस राज्य को भारतवर्ष का चीनी का कटोरा, तो मैंने बता दिया उत्तर प्रदेश को, कोई समझना नहीं है इसके अंदर, तो प्रश्न हो ही गया। नया क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, फिर प्रश्न हम देख लेते हैं नया। ये लो, भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है? भारत में गेहूं का उत्पादन राज्य सबसे बड़ा, भारत में गेहूं सर्वाधिक कहाँ पे होता है? गन्ना की बात करता हूँ तो गन्ना सर्वाधिक कहाँ पे, चीनी की बात करूँ तो चीनी सर्वाधिक कहाँ पे, और गेहूं की बात करूँ तो गेहूं भी सर्वाधिक कहाँ पे, तीनों के तीनों कहाँ पे? यूपी के अंदर होते हैं। तीनों के तीनों सर्वाधिक कहाँ पे होते हैं? यूपी के अंदर होते हैं। बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए तीनों के तीनों कहाँ पे होते हैं? यूपी के अंदर होते हैं। सर्वाधिक कहाँ पे? यूपी के अंदर तीनों के तीनों सर्वाधिक होते हैं। बहुत अच्छे से आपको बहुत बारीकी से ऐसे प्रश्न पता होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम के अंदर ऐसे कैसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं जो कि बहुत सिंपल से होते हैं। अब गन्ना चीनी गेहूँ तीनों के तीनों यूपी के अंदर देखने को मिलते हैं अपने। इसका सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चावल का कटोरा, काफी अच्छा क्वेश्चन है। भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? गन्ना की बात करूं, गेहूं की बात करूं, चीनी की बात करूं तो यूपी आएगा। और चावल की जब बात करूं मैं, चावल का कटोरा के नाम से किसे जाना जाता है? तो चावल के कटोरे के नाम से किसे जाना जाता है? तो छत्तीसगढ़ को जाना जाता है। मेरे को पता है आप बोलोगे सर इसके अंदर तो ऑप्शन भी नहीं है छत्तीसगढ़ का। तो देखो गलती तो हो ही जाती है कभी कभार, तो भगवान ही गलती कर देता आप जैसे को जन्म देके।
तो गलती कभी कभार हो जाती है, ऑप्शन में आपको इसके अंदर नहीं मिलेगा, ऑप्शन छत्तीसगढ़ का आपको ऑप्शन इसके अंदर नहीं मिलेगा, तो छत्तीसगढ़ अलग से ऐड कर लेना भाई, अलग से ऐड कर। ये तैयार हो चुकी थी, उसके बाद में मैंने इसके ऊपर देखा था तो मेरे को बाद में पता चला। तो भारत में चावल का कटोरा के नाम से कौन से राज्य को जाना जाता है? छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़ में नदी बहती है, नदी का नाम है महानदी। चीन के अंदर जो चावल का कटोरा वाली नदी है उसे पीली नदी कहा जाता है, हवांग हो नदी कहा जाता है। और भारत में किसका बेसिन, इसका महानदी का बेसिन चावल के लिए जाना जाता है, तो महानदी को भारत की पीली नदी या फिर हवांग हो नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे चले, नए क्वेश्चन की तरफ करते हैं, चलते हैं। ये रहा आपका नया क्वेश्चन, ये लो। गन्ने का अधिकतम उत्पादन करने वाला, अभी मैं बता दिया, बार बार टाइम खराब नहीं करूंगा। गन्ना बताया, गेहूं बताया, चीनी बताया। गन्ना, गेहूं, चीनी तीनों के तीनों यूपी के अंदर है। अगर बात करता हूं मैं आपको किसकी, तो अभी आपको मैं कौन सा, चावल का कटोरा किसको बताया? चावल का कटोरा आपको कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। तीनों बता दिया, दोबारा टाइम आपका खराब नहीं करूंगा यहाँ पे। हाँ, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादन राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक पटसन का उत्पादन कहाँ पे होता है? पटसन उत्पादन राज्य भारत में कहाँ पे होता है? चारों आपके एक साथ याद रखना, चारों एक साथ याद रखना। एक तो आपको मैंने गन्ना बताया, गन्ना उत्पादन सर्वाधिक। एक मैंने आपको गेहूं बताया, गेहूं उत्पादन सर्वाधिक। मैंने कहा जहां पे गन्ना वहीं पे चीनी, फिर चीनी का कटोरा बना। अच्छा, तीनों के तीनों मैंने कहा यूपी के अंदर। फिर मैंने कहा चावल का कटोरा। चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। और मैंने कहा नदी भी पूछ ले तो कौन सी? महानदी का जो बेसिन पड़ता है, महानदी का जो बेसिन पड़ता है, उसका बेसिन किसके लिए प्रसिद्ध है? चावल के लिए प्रसिद्ध है। और जो चीन में नदी पड़ती है उसका नाम है हवांग हो नदी। हवांग हो नदी, इसे पीली नदी भी कहा जाता है। और इसकी उपमा भारत में पड़ी कौन सी नदी के नाम से? तो हवांग हो नदी के नाम से महानदी को जाना जाता है। ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादन, और पटसन तो पता ही है, एक ही राज्य आता है। पी से पटसन, पी से पश्चिम बंगाल, पी से पटसन, पी से पश्चिम बंगाल, ये तो आपको पता ही होता है। पटसन में एक ही राज्य आता है। पी से पटसन, पी से पश्चिम बंगाल, इसका डील जूट जब भी आए, जूट आए, पटसन आए, कुछ भी आए, जूट आए, पटसन आए, कुछ भी आए, तो आपको कौन सा राज्य ही करना है? पश्चिम बंगाल ही करना है। जूट आए, पटसन आए, जब भी आए तो पश्चिम बंगाल करना है। और जब पश्चिम बंगाल आए तो 1% तो बहुत अच्छे से यहां से पता होना चाहिए आपको। जो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, ये कौन सी नदी के किनारे पड़ती है? तो हुगली नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे पड़ती है? हुगली नदी के किनारे पड़ती है। पश्चिम बंगाल की जो राजधानी पड़ती है कलकत्ता, ये कौन सी नदी के किनारे पड़ती है? हुगली नदी के किनारे। ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। जब ये बात हो ही गई तो एक बात और ही पढ़ लेते हैं। पश्चिम बंगाल में एक बांध पड़ता है, उसे फरक्का बांध कहा जाता है। पश्चिम बंगाल में एक बांध पड़ता है, उसे कौन सा बांध कहा जाता है? उसे फरक्का बांध के नाम से जाना जाता है। पश्चिम बंगाल में एक बांध पड़ता है, उसे कौन सा बांध? उसे फरक्का बांध के नाम से जाना जाता है। ये भी बात आपको बहुत अच्छे से पता होनी ही चाहिए। तो डी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। आगे चले, ये जूट आ गया, वही जो पहले वाला था। इसमें बार बार क्या बताया? जूट व पटसन मैंने पहले भी कहा आपको। मैं 3-4 चीजें बता चुका हूँ, एक साथ देख लेना भी। सभी सभी गन्ना, इसके साथ में गेहूं, इसके साथ में चीनी, चारों आए तो यूपी करना। अच्छा, चावल आए तो, चावल आए तो आपको क्या करना? चावल जब भी छत्तीसगढ़ करना। जूट आए आपके सामने, या फिर पटसन आए तो क्या करना? जूट पटसन जब भी आए तो पश्चिम बंगाल कर देना। ठीक है, तो इसका कौन सा? जूट की बात की है तो जूट कहाँ पे? पश्चिम बंगाल के अंदर। ये भी काफी बार एग्जाम के अंदर, बार बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ये भी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में काजू उत्पादक में मुख्यतः राज्य कौन सा है? यह भी प्रश्न पूछा गया था। ये भारत में सर्वाधिक काजू का उत्पादन कहाँ पे होता है? भारत में सर्वाधिक काजू का उत्पादन कहाँ पे होता है? जहाँ पे मसालों का उत्पादन सर्वाधिक होता है, जहाँ पे मसालों का उत्पादन सर्वाधिक होता है, यानी कि केरल के अंदर। और अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? कोचिन बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है। कौन से बंदरगाह को? कोचिन बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है।
कोचीन बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे कौन सा तट पड़ता है? मालाबार का तट पड़ता है। एक बार एग्जाम में पूछ लिया गया था, मालाबार तट किस राज्य के साथ लगता है? किस राज्य के साथ में लगता है? तो सिंपल सी बात है भाई, केरल के साथ में लगता है, केरल के साथ में लगता है। और जो बात करूं तो एक सिंपल सी कोचीन, कोचीन बंदरगाह, इसे मसालों का बंदरगाह भी कहा जाता है। कोचीन बंदरगाह को मसालों का बंदरगाह भी कहा जाता है। यह भी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। भाई काजू उत्पादक के लिए कौन सा राज्य जाना जाता है? काजू उत्पादक के लिए केरल राज्य को जाना जाता है। यह भी बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अच्छा, तमिलनाडु के बारे में एक बात पढ़ लेना। तमिलनाडु में भारत की यूटी पड़ती है, कौन सी? तमिलनाडु में भारत की यूटी पड़ती है चेन्नई, पश्चिम बंगाल, वो पुडुचेरी, पुडुचेरी। और जो पुडुचेरी का एक जिला पड़ता है केरल, माहे, पुडुचेरी का एक जिला पड़ता है माहे, जो कि कहाँ पे पड़ता है? केरल के अंदर पड़ता है। यह क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा जिला है। क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा जिला, वो भी कहाँ पे पड़ता है? केरल के अंदर पड़ता है। और सबसे पहले जो दक्षिण पश्चिम का मानसून आता है, दक्षिण पश्चिम का भारत में मानसून आता है, वह सबसे पहले कौन से राज्य में प्रवेश करता है? तो वह भी केरल के अंदर प्रवेश करता है। मानसून भारत में सबसे पहले कौन से राज्य में प्रवेश करता है? तो वो भी केरल के अंदर प्रवेश करता है। और केरल में जब सबसे पहले टकराता है तो उसे मानसून का प्रस्फोट कहा जाता है। मानसून का प्रस्फोट, आपको ये प्रश्न मिल जाएगा आगे जब अपना तीसरा पार्ट चलेगा, तो उसके अंदर आपको ये प्रश्न मिल जाएगा कि मानसून का प्रस्फोट कौन से राज्य में होता है? मानसून का प्रस्फोट कौन से राज्य में होता है? यह भी प्रश्न आपको मिल जाएगा। मानसून का प्रस्फोट कहाँ पे होता है? केरल राज्य के अंदर होता है। कहाँ पे होता है? केरल राज्य के अंदर मानसून का प्रस्फोट होता है। यहाँ पे 500 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ठीक है, ये भी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो आज के प्रश्न अपने कंप्लीट होते हैं। और भी ज्योग्राफी, मैंने कहा था आपको इतने प्रश्न ही, कम से कम 200-250 प्रश्न करवाने वाला हूँ मैं ज्योग्राफी के। आपको जो प्रीवियस एग्जाम के अंदर आ चुके हैं, कम से कम 200-250 प्रश्न आपको बहुत अच्छे से मैं करवाने वाला हूँ। ठीक है, 200-250 प्रश्न आपको बहुत अच्छे से सारे करवाने वाला हूँ। कल 20 करवाए थे मैंने आपको, 35 अपने कंटिन्यू चलते जाएंगे। और इसी प्रकार आपके कम से कम 6-7 पार्ट के अंदर 250-300 प्रश्न में ज्योग्राफी को, और इससे बाहर प्रश्न आपसे नहीं पूछे जाएंगे। ये पूरी क्लासें देख लेना, इससे बाहर ज्योग्राफी के प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि ये सभी वो क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पीछे आ चुके हैं और बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक भी करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और सभी ग्रुप में वीडियो को शेयर भी कर देना। और एक बार और बता देता हूँ आपको मैं भी, अगर कोई हिमाचल कंडक्टर का कोर्स परचेज करना चाहता है तो यहाँ से जो टेस्ट माफिया एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पे, वहाँ से डाउनलोड करके आप कोर्स ऑफलाइन भी ले सकते हो, ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हो, जिसका पार्ट ए भी मिल सकता है आपको, पार्ट बी अगर कॉम्बो लेना चाहते हो तो आपको ऑफर भी मिल जाएगा। किसी प्रकार के कोई भी डाउट हो तो आप टेक्निकल टीम से संपर्क कर सकते हो, या फिर स्टडी मटेरियल आपको मंगवाना है तो भी टेक्निकल टीम से आप बात कर सकते हो, ऑर्डर बुक करवा सकते हो। इसका 75975007 के ऊपर आप टेक्निकल टीम से बात कर सकते हो। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में आपको सब कुछ लिंक भी मिल जाएगा और नंबर भी मिल जाएगा। और अन्य किसी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट में बता देना, तो आगे मैं क्लास में बता दूंगा आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।